अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला है। मैं इंडस मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं आप लोगों को यूएसएमएलई में कैसे उसकी तैयारी करते हैं, क्या उसकी प्रिपरेशन है, लोगों को क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं बच्चों को, वो मैं आप इस पे डिस्कशन करूँगा। पहला सवाल मेरा सर आपसे ये है कि आपने यूएसएमएलई को ही क्यों सिलेक्ट किया, और भी तो आपके सामने उस वक्त पाथवे होंगे एएमसी प्लैब वगैरह। एक तो देखें, सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, यूएसएमएलई मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि मेरे तो कोई कुछ पर्सनल रीज़न भी थे। मैं यूएस में आता जाता रहता हूँ, मेरी फैमिली वहाँ रहती है, तो इसलिए मैंने यूएसएमएलई को चूज़ किया। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ, यानी कि और इसका कोई रीज़न नहीं है। मेरा एफसीपीएस यूरोलॉजी हुआ हुआ है पाकिस्तान में, मैं आजकल काम करता हूँ। एमआरसीएस हुआ हुआ है। अब मुझे फर्दर मेरे दिमाग में था कि मैं कोई और क्वालिफिकेशन हासिल कर सकूँ, तो मैं फेलोशिप यूरोलॉजी के अंदर ट्रांसप्लांट की या कोई ऑनको यूरोलॉजी की करने के लिए। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि यूएसएमएलई स्टिल अब वर्थ इट है 2025 में? क्योंकि हम जब सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा सैचुरेशन होगी है, अभी यूएसएमएलई देना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी है, तो आप इस पर क्या गाइडलाइन देते हैं? देखें, यूएसएमएलई जो है ना, टफ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिकली बहुत स्टूडियस हैं, जिनका थ्रू आउट करियर में जिन्होंने बहुत पढ़ा है, मेहनत की अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत लेंथी इसका कोर्स है। तो और दूसरा ये है, आजकल बहुत सैचुरेशन है, बच्चों ने बहुत स्टेप्स दिए हुए हैं, पास हैं, और हर इंसान चाहता है कि वो अमेरिका चला जाए और वो यूएसएमएलई पास कर ले, तो वहाँ पर रेजिडेंसी और फेलोशिप मिलना ये भी बहुत मुश्किल है। इसके कंपैरेटिव में ये चीज़ आसान है, जैसे कि अगर आप प्लेब दे दें, एएमसी दे दें, पाथवे भी आसान है, पैसे भी कम लगेंगे, पढ़ाई भी कम करनी पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ों का आपको फ़ायदा है। मेरे तो अपने पर्सनल रीज़न थे, मैं इसलिए दे रहा हूँ यूएसएमएलई, अदरवाइज़ मैं कभी यूएसएमएलई को ऑप्ट नहीं करता, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है। आपको एटलीस्ट 8-10 महीने लगते हैं सही तरीके से अगर आप स्टेप 1 को पढ़ें, और फिर कम से कम आपको 8-10 महीने लगेंगे अगर आप स्टेप 2 को सही से पढ़ें। तो सर एक और मिथ भी है कि ये यूएसएमएलई जो होती है वो सिर्फ टॉपर्स के लिए होती है, कि मतलब बाकी इसमें इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, बाकी इसे टॉपर ही आगे लेके चलें, या एवरेज स्टूडेंट भी इसके ऊपर काम कर सकता है या इसके लिए सोच सकते हैं? देखें, एक यूएसएमएलई में 7 ब्लॉक्स आते हैं। एक ब्लॉक के अंदर 42 क्वेश्चंस होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें जो है ना, क्या कहते हैं, और आपको 1 घंटा मिलता है। तो ये ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ये वही आदमी कर सकता है जिसकी थ्रू आउट पढ़ा हुआ हो ना, जिसने 5 साल अच्छे से पढ़ा हुआ है एमबीबीएस, या फिर वो बंदा जिसने 5 साल नहीं पढ़ा हो, वो फिर लग के साल 1.5-2 साल पढ़े, तो वो दे सकता है। क्योंकि 1 मिनट में उस सवाल को रीड करना, उसका जवाब ढूंढना, और फिर लगाना, और फिर दूसरे पे जाना, और फिर दूसरे को समझना, और सबको करना, एटलीस्ट आप कम से कम 80% तक सही करो तो आप पास हो गए स्टेप 1 के अंदर। ये चीज़ें वही कर सकता है जो होशियार है। जो कम पढ़ने वाला है उसको फिर वक्त ज़्यादा लगेगा तैयारी करने में स्टेप 1 की। तो सर आप क्या समझते हैं आइडियल टाइम कौन सा होता है, ड्यूरिंग एमबीबीएस बंदा दे या आफ्टर हाउस जॉब के बाद बंदा स्टेप 1 के लिए सोचे? आइडियल टाइम होता है, देखिए हाउस जॉब में आजकल डिफिकल्ट हो गई है। हाउस जॉब तो आपके पास वक्त नहीं होगा पढ़ने का, तो आइडियल टाइम है आपके पास जब आप 4th ईयर को पास करें और आप फाइनल ईयर में आएँ, तो आप 5-6 महीने निकालें शुरू के, और उसके अंदर आप स्टेप 1 की तैयारी कर लें। फाइनल ईयर के एग्जाम्स के साथ आप अपना स्टेप 1 दे दें, तो इंशाल्लाह उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा मेरे ख्याल में। सर ये स्टेप 1 के लिए कॉस्ट कितनी होती है? मतलब जैसे मिथ बनी हुई है कि ये बहुत 1.5-2 करोड़ के ऊपर जाके पड़ता है यूएसएमएलई ना, स्टेप 1, 2, 3 भी। तो बेसिकली स्टेप 1 के लिए कितनी कॉस्ट सब लग जाती है? मिला के शायद पैसे ज़्यादा हों सारे स्टेप्स, लेकिन अगर आप खाली स्टेप 1 की बात करें ना, तो इसके अंदर तकरीबन आपके कोई 6 से 7 लाख रुपए का खर्चा है, और आपका स्टेप 1 तो आपका हो जाएगा। फिर स्टेप 2 में फिर इतने लगेंगे, 3 में फिर मैच है एराज, उसमें वो थोड़ा सा और पैसे लगेंगे। अच्छा सर, स्टेप 1 जो होता है वो ऑनलाइन यहीं पे पाकिस्तान में बैठ के स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों पाकिस्तान में होते हैं, आप देख सकते हैं। ओईटी पाकिस्तान में होता है, ओईटी हुआ हुआ है मेरा। और उसके बाद स्टेप 3 है, वो कंपलसरी है अगर आपको पोस्ट फेलोशिप चाहिए या आपको H1B वीज़ा चाहिए, तो फिर आपको स्टेप 3 भी देना होगा। तो 1-2 ओईटी पाकिस्तान में होता है, आप फिर 3 के लिए अमेरिका जाएंगे। सर आपको क्या लगता है कि आपने अपनी ड्यूरिंग यूएसएमएलई की जर्नी में, स्टेप 1 की जर्नी में कौन सी ऐसी मिस्टेक की है जो आप कहते हैं कि मेरे जूनियर्स वो मिस्टेक ना करें? देखिए, फोकस करें अपनी सिर्फ पढ़ाई पे। मैं तो काम भी करता हूँ, मेरी जॉब है हॉस्पिटल के अंदर एज असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी
के डिपार्टमेंट को मुझे देखना होता है। स्टूडेंट्स हैं ये सारे मेरे, आए आज पूछने कि किस तरह से स्टेप 1 की तैयारी, तो मैं इनको भी पढ़ाता हूँ, मुझे इनके भी लेक्चर्स तैयार करने होते हैं। तो मैं USMLE पे वक्त देता था जब मैं फारिग होता था 1-2 बजे के बाद, फिर मैं पढ़ता था रात के 1-1:30 बजे तक। बेहतर वो है कि आप सुबह 9 बजे उठें और फिर आप कम से कम रात के 10 साढ़े 10 बजे तक पढ़ें, उसमें आपको वक्त मिलेगा, आप सो भी सकते हैं। इस तरह पढ़ वही सकता है USMLE जो फारिग आदमी हो। बहुत मुश्किल है अगर आप कोई काम करते हो फिर आप नहीं कर सकते हो, फिर यहाँ वक्त ज़्यादा लगेगा। सर एक और सवाल है कि अब वो कहते हैं कि जो IMGs होते हैं जो US में जाते हैं तो वहाँ पे उनको जो सर्जरी की जो इंडक्शन होती हैं वो वहाँ पे नहीं मिलती, यूरोलॉजी होगी, सर्जरी में जो भी इंडक्शन है तो नहीं मिलती, ये क्या वाकई ऐसे है? मुझे तो करनी यूरोलॉजी है, तो अब ये इस दफ़ा पता चलेगा कि अगर मुझे मिल जाएगी तो इसका मकसद, देखिए दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता है। मेहनत करनी पड़ती है आपको, किसी चीज़ के लिए कम करनी पड़ती है, किसी चीज़ के लिए ज़्यादा करनी पड़ती है। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ तो मैं अब यूरोलॉजी में ही रहूँगा, मैं कोई दूसरी फील्ड नहीं लूँगा। तो मेरे साथ तो ये है। हाँ, लेकिन ये आपकी बात 100% दुरुस्त है कि जो है ना सर्जरी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, वस्क्यूलर, ये डिफ़िकल्ट है, इनमें रेजिडेंसी मिलना। और क्योंकि उनकी भी जो है ना अमेरिकन ग्रेजुएट्स जो हैं या जो सिटीज़न है और वहाँ पर ही हैं, तो उनको चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनको ये वाली मिलती हैं। और फिर इसका एक और भी है कि एक पर्टिकुलर बने हुए भी हैं कि यूरोलॉजी के कुछ हॉस्पिटल में 3-4 सीट्स हैं और वो एक हॉस्पिटल के, जो अमेरिका में कोई हॉस्पिटल है, उसी के बच्चों को रेजिडेंसी देता है हर साल। तो वो कैसे देगा IMGs को ना, तो ये मुश्किल है। बाकी मैं ये कहूँगा अगर कोई मुझसे पूछे और जो इस वीडियो को अगर लोग देखें, तो जो बच्चे पाकिस्तान में वो ज़्यादातर मेडिसिन में ही अप्लाई करें, IM में, फैमिली मेडिसिन में या पीडियाट्रिक्स में, बस यही हैं जिनमें आपको इजीली। एक और सवाल है वो ये कि अगर सर आपके पास अभी ऑप्शन हो कि आपके पास वो मुख्तलिफ पाथ में हो तो अभी आप किस ऑप्शन को अडॉप्ट करना चाहेंगे? हाँ, अब मैं ये कहूँगा, मैं ये भी एक जनरल बात करना चाहता हूँ बच्चों से जो सुन रहे हैं इस वीडियो को ना, कि देखिए आजकल बहुत टफ है। आप लोग अमेरिका जाएं या ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री में ना, तो आप लोग FCPS भी दें ताकि आप लोगों को उसका फ़ायदा हो। USMLE मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो पाकिस्तान में डिग्रियाँ होती हैं वो मैं कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पास कोई और भी हो, मेरे पास वक्त भी है और चीज़ें भी हैं मेरे पास, तो मैंने इसलिए USMLE को चूज़ किया है कि मैं वहाँ जाके पोस्ट फेलोशिप करूँ। और दूसरी वजह इसकी कि मैंने ये चूज़ किया, मैं सऊदी अरब में भी मैंने यूरोलॉजी में काम किया है, किंग फैसल के अंदर, तो वहाँ पर वो रखते हैं पाकिस्तानियों को एज अ असिस्टेंट कंसल्टेंट मैं जब बनूंगा जब मेरे पास अमेरिका की कोई डिग्री हो। यूँ एक और वजह है कि मैं चाहता हूँ कि मैं पोस्ट फेलोशिप कर लूँ ताकि मैं सऊदी अरब जाऊँ तो मुझे एज अ कंसल्टेंट रखें। तो ये भी एक चीज़ है। बच्चे जो ये सुन रहे हैं वीडियो, अगर आप लोगों को USMLE का इतना शौक नहीं हो तो फिर भले FCPS दें, FCPS का भी करियर अच्छा है। बाकी USMLE सबसे टफ है, बाकी सारी चीज़ें आसान है। सर जो अभी सैचुरेशन के हालात चल रहे हैं USMLE AMC लैब में, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? जो AMC पाकिस्तान में AMC शुरू हो गया है, लाहौर के अंदर उसका सेंटर बन गया है और आजकल वो एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो मैं अब बच्चों से कहूँगा कि AMC दें। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जॉब्स हैं, UK का तो बहुत बुरा हाल चल रहा है, जो आजकल वहाँ जॉब्स हैं लेकिन फिर उनका पाथवे बहुत लंबा है। मुझे फेलोशिप करनी है और मुझे एक डिग्री चाहिए जो सर्टिफाइड हो और मुझे एक प्रोग्राम चाहिए जो एक ट्रेनिंग टीचिंग हॉस्पिटल में वो जो ट्रेनिंग कराते हो, तो वो मुझे अमेरिका में मिल सकता है। UK के अंदर 7 साल का यूरोलॉजी है, तो अब मैं 7 साल करूं, अमेरिका में 3 साल की पोस्ट फेलोशिप है, ये एक फ़ायदा है। सर एक और आखिरी सवाल कि अगर कोई USMLE के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है तो आप उसको क्या मशवरा देंगे कि वो 3rd ईयर 4th ईयर या फाइनल ईयर? बहुत पैशनेट है, उसको जाना ही अमेरिका है, वो सिटीजन है। इस टाइप के भी बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं मुझसे मिलते हैं, उनको ये है कि वो 3rd ईयर के अंदर जब उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है फाइनल प्रॉफ, तो वो स्टार्ट कर लें अपनी तैयारी स्टेप 1 की, और जब उनका 3rd ईयर ख़त्म हो जाए वो 4th ईयर में आए तो वो एग्ज़ाम दे दें। ये एक उनके लिए सबसे आइडियल टाइम है। मेरी बहन ने भी इसी तरह से दिया था, वो अमेरिका में कंसल्टेंट है आजकल, तो उसने 3rd ईयर में तैयारी शुरू की थी, 4th ईयर में उसने एग्ज़ाम दिया था, वो पास हो गई थी। फिर आप 4th ईयर में स्टेप 2 की तैयारी शुरू कर लो, फाइनल ईयर में जब आप आओ तो स्टेप 2 दे दो, OET दे दो, पाकिस्तान छोड़ दो। जहाँ यहाँ पर आपके बैच के लोगों को हाउस जॉब मिलेगी,
और उस इंसान को अमेरिका में रेजिडेंसी मिलेगी अगर उसकी किस्मत अच्छी रही। तो इस पे ज़रूर सोचिएगा जो ये मैंने टाइम पीरियड बताया ना, 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई इशू नहीं है, थैंक यू। ठीक है सर।